नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के चुनाव 24 कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। संसद का बजट सत्र और उससे पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट आज का मुद्दा है। आज 31 जनवरी है, संसद का पहला दिन। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारा आज का पहला विषय और दूसरा विषय है बजट। दोनों विषयों पर चर्चा के लिए दो मेहमान प्रोफेसर अखिल स्वामी और देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे सामने हैं स्टूडियो में। स्वागत आप दोनों मेहमानों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के साझा सत्र को संबोधित किया है। उनके शब्द हूबहू पीएम मोदी की शब्दावली से मिलते जुलते दिखे। कोट अनकोट, पिछला वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि वाला रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार ने लगातार जारी रखा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी? वही शब्दावली एकदम जो मोदी जी बोलते रहे हैं। नहीं पुष्प जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अगर पीएमओ ऑफिस से उनको लिख के मिला है तो बेचारी वही तो पढ़ेंगी। वो क्या जैसे पहले था कि अपॉइंटमेंट जो है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है वो डिसाइड होता है पीएमओ से। तो अगर पीएमओ से लिख के आया है तो जो स्टेटमेंट लिख के आया, हाँ, ये जो लिख के भेजने वाले थे ये उनकी गलती है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जो भेजा गया उन्होंने पढ़ दिया। असली मुद्दा यह है कि जो लिखने वाले थे वो थोड़ा तो हेर बदल कर लेते, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ वहां पे कुछ कौशल की कमी है। वो जब ट्वीट भी कराते हैं तो एक ही ट्वीट सब लोगों को भेज देते हैं। उसमें लेखक भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, फिल्म कलाकार भी होते हैं। एक ही ट्वीट सब लोग कर देते हैं। अब इतनी बुद्धि, देखिए नाम तो वही, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। थोड़ा तो उसमें शब्दों में हेरफेर कर लो। उसमें देर कितनी लगती है, टाइम कितना है? पीएमओ तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके आईटी सेल में काम करने वाले लोग हैं, उनकी मदद ली जा सकती है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, फिर हेमंतो विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, उनके पास यही सब काम है तो करते रहेंगे। तो थोड़ा सा मसौदा चेंज कर लेना चाहिए। अब राष्ट्रपति महोदय को जो कहा गया बेचारियों ने कर दिया। उनका हम सम्मान करते हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, लेकिन उनकी बाध्यता और जो उनकी मजबूरी है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन दुख जरूर होता है कि जिनकी हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, जिनको अपना देश का सिरमौर समझते हैं, जिस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग राष्ट्रपति हुए हैं और बड़े बड़े समझदार और पढ़े लिखे और ऐसे लोग जो चैलेंज कर सकते थे सत्ता को, ऐसे लोग राष्ट्रपति हुए हैं। दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर वो बेचारी मजबूर है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब राम का नाम आपने लिया तो मुझे याद आया उनके चुनावी अंदाज का कि आज ही उन्होंने राम को याद किया। संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज यह सच हो चुकी है। मतलब थोड़ा अटपटा सा लगता है कि राष्ट्रपति जो कि सारे धर्मों को, सर्वधर्म की बात करे, उनके मुंह से सर्वधर्म की बातें सुनना देश के किसी भी नागरिक को अच्छा लगे, वो सिर्फ मंदिर की आकांक्षा की बात कर रही है। क्या एंगल हो सकता है उनका कहने का? ये चुनावी वर्ष है, कुछ महीनों में चुनाव संपन्न होना है, तो राष्ट्रपति के मुंह से क्या ये संदेश है मतदाताओं के लिए? नहीं पुष्प जी, देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा विचार में आपसे मैं सहमत नहीं हूं। देखिए ये व्यक्तिगत उनकी अपनी आस्था है, उन्हें खुशी हुई, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिंदू है, भगवान श्री राम को, लेकिन जो समस्या है, भगवान श्री राम को लाए, मैया सीता को कहा छोड़ दिया, बजरंग बली को कहा छोड़ दिया। देखिए मैं भी हिंदू हूं, सनातनी हूं, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैं भगवान श्री राम का कल्पना मैं नहीं कर सकता बिना मैया सीता के। हनुमान जी के बिना, मैं जानता हूं कि हनुमान जी की कृपा के बिना भगवान श्री राम का दर्शन मुझे नहीं हो सकता। फिर दूसरा प्रश्न ये भी उठता है, मुझे राम के बारे में बताया किसने? आज मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास होते और गोस्वामी तुलसीदास कहते कि यह गुरु वशिष्ठ होते और वो कहते हैं ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। भाई जो शास्त्र सम्मत चीज है, जो वेद सम्मत, मान लीजिए चलिए ठीक है आप संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन आपकी निजी आस्था है भगवान श्री राम पे, आप वैसे भेदभाव नहीं करते हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब में, लेकिन आप ये मानते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं तो मैं, और जो मुसलमान अगर राष्ट्रपति होते और वो अल्लाह को याद करते, कोई अजान पढ़ते, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या इस बात से है कि जो शास्त्र निर्मित चीज है, जिसका ज्ञान हमें किससे हुआ है, सनातन धर्म का ज्ञान हमें किससे हुआ है? आदि गुरु शंकराचार्य से हुआ है।
शंकराचार्य बेचारे भटक रहे हैं, वहां पे फर्जी सनातनी लोग इकट्ठे हो गए हैं। कैटरीना कैफ जाके राम जन्मभूमि में जाके दर्शन कर रही हैं, वहां पे कंगना रनौत दर्शन कर रही हैं, सारे बड़े बड़े। अच्छा, शंकराचार्य महोदय को जो बुलाया गया तो उन्हें कहा गया केवल 1 आदमी लेके आइएगा, और मुकेश अंबानी साहब 8 आदमी लेके आए हुए हैं। बात जब निजी आस्था की आप कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, तो मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रपति महोदया की निजी आस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। वो ब्रह्मा कुमारी मानी जाती हैं और उनके कई 2-3 समारोह में मैं गया भी, और राष्ट्रपति उसमें चीफ गेस्ट के बतौर आई थी। और स्वयं उन्होंने कहा था गुड़गांव में जब ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम था, मैं बिल्कुल मंच से सामने था और स्वयं वो उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरी आस्था शुरू से रही है। लेकिन बात एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की हो रही है। एनीवे, अब हम दूसरे उनके अभिभाषण के शब्दों पे ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में पहली बार बड़े स्तर पे गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। मेरी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का आधार बनाया है। मेरी सरकार 10 साल की सरकार, राष्ट्रपति मुर्मू ऐसा बोल रही हैं, जबकि उनको शपथ लिए हुए कितने दिन हुए पूरे देशवासी जानते हैं। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी? फिर वही पटकथा लेखक ने जो लिखा है उसे ही पढ़ गई हो। देखिए, फिर मैं पुष्टि जी यही कहूंगा कि देखिए, राष्ट्रपति महोदया का हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, प्रथम नागरिक हैं, लेकिन जो इन्होंने आज कहा इससे लाखों करोड़ों गरीब लोगों के दिल में पर्ची चली हो, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखिए, जो चंडीगढ़ में हुआ आपने देखा, मेयर के इलेक्शन में जो हुआ आपने देखा, उसके बाद अगर आप ये सब नौटंकी करने की जरूरत क्या है यार? चुनाव करने की आवश्यकता क्या है? चुनाव आयोग की आवश्यकता क्या है? आप इलेक्शन मत कराओ, आप कह दो कि भाई अब मोदी जी रहेंगे जब तक जीवित हैं, और उसके बाद रमेश शाह आएंगे, और उसके बाद कोई गुजरात का कोई दूसरा आदमी रहेगा, बाकी लोग वही प्रधानमंत्री रहेंगे। अब आप इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी भी घर बैठे हैं, हम लोग भी घर बैठते हैं, कोई डिबेट नहीं, कहीं कुछ नहीं, मोदी जी रहेंगे। क्योंकि जब 7-8 वोटों को इनवैलिड करके आप जीते हुए को हरा सकते हैं और हरे को जिता सकते हैं, जब ईवीएम पे आप खुली बहस नहीं करना चाहते, बांग्लादेश ने भी ईवीएम बंद कर दी, तो सवाल यह है जब इस तरह का प्रपंच हो रहा है, और आप कह रहे हैं हंगर इंडेक्स में सारे इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही है हंगर इंडेक्स में पिछड़ते चले जा रहे हैं, देश में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, ये बात प्रधानमंत्री कहे तो लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक हित के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति तो हम सबकी है ना, वो बीजेपी की भी है, वो कांग्रेस की भी है, और मेरे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति की भी है। तो मेरा श्रद्धा भाव उनके प्रति कम होता है अगर वो ऐसी बात में मोहर लगाती है, जब पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि चाहे कोई भी इंडेक्स हो आप पिछड़ते चले जा रहे हैं। लगभग 60% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली रकम की सीमा सुनने में आया कि उसे बढ़कर 9,000 सालाना हो सकती है, जो अभी 6,000 रुपये है, और चालू वित्त वर्ष के अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए के बजट को वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 70,000 75,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। सीधा फार्मूला है किसान वोट। क्या कहेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार? जो हमारा असंगठित क्षेत्र तबका हमारा किसानी है, और जो 5 एकड़ से कम जोतते हैं, जो छोटे या मझौले किसान हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनकी है, उनको दाम ठीक नहीं मिलता है। तो इसीलिए सरकार ने ये जो स्कीम स्टार्ट की थी कि 6,000 रुपये हर किसान को मिलेगा, और वो 6,000 2019 में अनाउंस किया गया था। तो अगर 6,000 का अब 9,000 किया जा रहा है, तो यानी कि उसमें बढ़ोतरी की जा रही है 1/3 की, और हमारा जो इन्फ्लेशन रहा है वो काफ़ी तेज़ रहा है। तो इन्फ्लेशन से अगर एडजस्ट करें तो अभी का जो 9,000 है वो 6,000 से कम ही होगा। तो इसलिए अगर सरकार लुभाना चाहती है किसानों को तो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, इसको 9,000 करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को हाथ में पैसा दिया जाए, उससे बेहतर रहेगा कि उनकी जो व्यवस्था है उसको हम सुदृढ़ करें, जिससे कि उनकी आमदनी खुद अपने आप बढ़ जाए। और दूसरा ये कि रोज़गार पैदा हो, क्योंकि रोज़गार जब पैदा होगा तो उसी से खुशहाली होगी। तो हमारी जो किसानी है उसकी परेशानी ये है कि वहाँ पे जो मांग है वो कम रहती है, इसीलिए उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तक नहीं मिलता है।
हालांकि 23 जो क्रॉप्स हैं जिनमें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, लेकिन 3 में ही इम्प्लीमेंट हो पाता है, गन्ने में और जो चावल में और गेहूं में, बाकी में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। और ये भी जो इम्प्लीमेंट होता है, ये 3 जो फसल है उसमें भी जो बड़े किसान है वो फायदा ले जाते हैं, जो छोटे किसान और मझौले हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। तो तरह तरह की जो परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमारे वर्कर को पूरी तनख्वाह मिलेगी। पूरी तनख्वाह से मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि लिविंग वेज मिलनी चाहिए। हम लोग मिनिमम वेज की बात करते हैं। मिनिमम वेज तो मतलब कि एकदम न्यूनतम, लेकिन लिविंग वेज का मतलब है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रहने की सुविधा है, खाना पीना है, कपड़े हैं, ये सब के जगह होना चाहिए पूरा। तो ये जो मतलब अभी किया जा रहा है वो तो सिर्फ लुभाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये असली बदलाव नहीं है। असली एक और बदलाव तो चर्चा तब सुनने आएगा। में आई प्रोफेसर साहब कि जो महिला किसान हैं उनको 9,000 नहीं 12,000 देंगे। वोट है, सीधा सीधा लक्ष्य ये है कि महिलाओं का वोट चाहिए। अब पता नहीं जब बजट सदन पटल पे रखेंगे ये लोग हाउस में, तब समझ में आए कि वास्तव लक्ष्य इनका क्या है। वास्तविक लक्ष्य महिला किसान, महिला वोटर हैं या क्या है? जी देखिए, ये तो जो राजनीतिक हमारी पार्टियां हैं, उनका तो इस समय लक्ष्य सीधे सीधे है कि किसी तरह से वोटर को लुभा के उनका वोट ले लिया जाए। जो परेशानियां रही अर्थव्यवस्था की उसका हल निकालना आज के उसमें नहीं है। तो इसीलिए जो भी मतलब पार्टियां हैं वो सब यही कर रही हैं कि लुभा रही हैं कि कुछ ना कुछ दे के, और महिलाओं को खासकर लुभाया जा रहा है। अभी आपने देखा 26 जनवरी में भी नारी शक्ति आगे थी। तो नारियों को आगे लाना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं कि हमें महिलाओं को मदद करनी है। उनकी जो तनख्वाह मिलती है उसी काम के लिए पुरुषों से कम मिलती है, हर जगह नारी पिछड़ जाती है, तो ये करना अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि उनको रोजगार मिले तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि उनकी एक डिग्निटी होगी। अभी जब हम हाथ में पैसा देते हैं तो एक तरह से भिखारी की तरह देते हैं कि उनको एक तरह से भीख मिल रही है, उससे उनकी डिग्निटी नहीं आती है। जिस दिन उनकी डिग्निटी होगी, वो अब जो कमाई होगी उससे जो पैसा जो खर्च करेंगे वो अपने मुताबिक खर्च करेंगे। अभी सरकार उनको कभी गैस सिलेंडर दे देती है, कभी लैपटॉप दे देती है, कभी साइकिल दे देती है, उसकी जरूरत है या नहीं हो पर उनको दे देती है। तो इसलिए ये जो एक पॉलिटिकल परेशानी है हमारे देश में, राजनीतिक परेशानी है, वो ये है कि हमने जो 75 साल में करना चाहिए था वो नहीं किया। अब जैसे बिल्कुल कि आपने अभी सही बात कही प्रोफेसर अरुण कुमार की, डिग्निटी का सवाल आपने उठाया कि उतना मिलना चाहिए, और उसे भूलकर सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर कार्यक्रम को 75 लाख अतिरिक्त महिलाओं तक पहुंचाने की योजना बना रही है। ऐसे में सरकार इस पर खर्च बढ़ा सकती है। महिला भूमि मालिक किसानों को दी जाने वाली वार्षिक रकम को, जैसा कि बताया हमने, कि 12,000 कर सकते हैं लोग, और कई तरह के लुभावने वायदे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को हाउसिंग में भी हम सुविधाएं देंगे। तो क्या कुछ कहा जा सकता है इस बारे में? जी देखिए, अपने आप में ये सब अच्छा है। जब गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए आपको करना पड़ेगा, और सवाल उठता है गरीबी क्यों है। अभी कहा जा रहा है कि हम 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी कि दुगना कर देंगे अर्थव्यवस्था को। लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। अगर आप देखें तो पिछले 8-9 साल में हमारी जो GDP है वो दुगनी हो गई है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी रियल टर्म्स में ज्यादा बढ़ी नहीं है, वो गरीब ही रहा है। इसीलिए ये सब लुभाने के लिए करना पड़ा है। तो हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। नीतियों में आज जो बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनको तो खूब कंसेशन दिया जा रहा है, और जो नीचे का तबका है उसको दिया नहीं जा रहा। अगर आप बजट को देख लिये पिछले साल का, तो 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इंटेंसिव बजट जो पेश किया गया, जिसमें कि बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, IT सेक्टर है, इनमें दिया गया। इनमें जो ये बड़े बड़े होते हैं, इनमें जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेबर का इस्तेमाल कम होता है। और जो लेबर की स्कीम्स है उन्हीं को काट दिया गया। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो लेबर इंटेंसिव है, उसको काट दिया गया। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहाँ पे कि रोजगार पैदा हो सकता है, वहां पे कटौती हो गई। रूरल डेवलपमेंट में कटौती हो गई रियल टर्म्स में। तो जो चीजें करनी चाहिए सरकार उसके विपरीत कर रही है, तो उससे गरीबी तो बनी रहेगी। राष्ट्रपति ने स्वयं आज सदन में कहा कि मुद्रास्फीति की दर 2.5 अंकों में पहले हुआ करती थी, अब 4% है। ये कैसे स्वीकार कर ले इन चीजों को इंसान की? उन्होंने जो कहा कि 4% मुद्रास्फीति की दर इस समय है, क्या वाकई है ऐसा?
प्रोफेसर अखिल नहीं स्वामी नहीं देखो इकोनॉमिस्ट जी, हैं वो आपने। देखिए वो इकोनॉमिक्स का मसला है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मुद्रास्फीति बढ़ती किस वजह से है? या तो डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े, या डिमांड उतनी ही रहे लेकिन सप्लाई कम हो जाए। भाई मुद्रास्फीति तो तभी बढ़ेगी ना, डिमांड सप्लाई का खेल है। आज से 10 साल पहले हर नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में 15% का इंक्रीमेंट होता था। जब अब मेरे इंक्रीमेंट 15% का हो रहा है और इन्फ्लेशन है 12% का, मुझे क्या परेशानी है? भाई अगर दुकानदार है जो छोटी दुकान लेके बैठा हुआ है, उसकी आमदनी अगर हर साल 15% बढ़ रही है और 12% का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ज्यादा जरूर है लेकिन इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। भाई जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। अच्छा अब इन्फ्लेशन कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है कि डिमांड नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है कि परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर इसलिए नहीं है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स के सिद्धांत में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई अमीर आदमी की, अगर अडानी जी की आमदनी 6 गुना बढ़ गई, अडानी जी की 10 गुने बढ़ गई, अंबानी जी की कहा 7-8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता था, 18-19 लाख करोड़ का हो गया पिछले 10 साल, 3 गुना। अब अंबानी जी ऐसा तो है नहीं 50 रोटी खाएंगे, 6 कारों में चलेंगे। भाई ठीक है 10 कारें होंगी उनके घर में, चलेंगे तो एक ही कार में ना। असल में जो भारत जैसे देश में जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है, मान लीजिए आप हर गरीब आदमी को, कुछ फ्यूचर इमेजिन कीजिए, देश के हर गरीब आदमी को 20,000 रुपए महीना दे दीजिए, इन्फ्लेशन 20% पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन इज नॉट ए इंडिकेटर कि आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है। अब आप ये ध्यान दीजिए, लोन आपका 3 गुना हो गया, जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। अब जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी कम हो रही है मनमोहन सिंह के जमाने से, वहां करीब 8% का एवरेज था, अब 6.5% बड़े खुश होते हैं, 6.5% हो गया और लोन लिए चले जा रहे हैं। लोन को रिपे कैसे करेंगे? तो लोन ले लेके अगर आप सड़कें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, अब डेट ट्रैप में है। तो लेकिन जो आम जनता है वो तो इन मसलों को और समझती लोन भी नहीं ले है। रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, और यहाँ बताते नहीं पब्लिक को कि भाई लोन हमने कितना लिया और आप पे कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है। एक और चीज प्रोफेसर अखिल स्वामी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। एक और चीज इसमें, अभी एम्स में इन्होंने मना कर दिया कि एम्स में अब डिजिटल लेन देन होगा। आप अगर 20 रुपए का कार्ड भी बनवाने जा रहे हैं तो आप डिजिटल तरीके से ही पेमेंट करेंगे, कैश कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब एक आम गांव का आया हुआ आदमी, इलाहाबाद के किसी गांव से, बिहार के किसी गांव से आया हुआ आदमी जो कुछ नहीं जानता है डिजिटल लेन देन के बारे में, उसे आपने इतना बांध दिया। ये पूरा रैकेट होता है डिजिटल लेन देन में भी। बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत जैसे मार्केट में घुसती हैं और देश की राष्ट्रपति खुश हैं इस बात को लेकर कि भाई डिजिटल लेन देन में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। क्या कहेंगे इस पर, किस दिशा में ले जा रही है? नहीं वो खुश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप खुश होइए इसलिए हो रही है। देखिए असली मुद्दा यह है कि जब मैं बीएचयू में 1969 से 73 तक पढ़ा, हमारे पूरे हॉस्टल में एक साइकिल थी। जब मैं अभी 3 साल पहले अपने उसी हॉस्टल में गया तो वहां कम से कम 50 मोटरसाइकिल खड़ी थी, 4-6 कारें खड़ी थी। अच्छा, ये समय का परिवर्तन है। मेरे ग्रैंडफादर के जमाने में साइकिल होना बहुत बड़ी शान हुआ करता था। तो ये समय जैसे जैसे बदलेगा, ये इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक है, कोई रहे कोई न रहे। असली जो मुद्दे हैं वो ये है, क्या गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ रही है या अमीरों की संपत्ति बढ़ रही है? अब एक रिपोर्ट जो कि वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ महकमा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसकी एक रिपोर्ट है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, और उसमें एक तरह से उन्होंने जो कुछ ब्यौरा दिया, उसमें भारत सरकार की अर्थनीति को काफी उन्होंने बूस्ट करने वाला, जो सोमवार को जारी किया था, 65 पेज की जो रिपोर्ट थी, उसमें वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगले 6 से 7 वर्षों यानी 2030 तक
7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारा देश बन सकता है। अब मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी और यह भी कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% के करीब होगी और 2030 तक विकास दर 7% से ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है। क्या कहेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार, ख्याली पुलाव है या जमीनी सच? अगर 7% की हमारी ग्रोथ रेट कहा जा रहा है तो 7% पे तो 10 साल कम से कम लगेंगे अर्थव्यवस्था को दुगना करने में। और अभी हमारी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, तो 2023-24 में, तो 2029-30 में अगर हमको 7 ट्रिलियन डॉलर करना है तो हमें मतलब कि 6 साल में उसको डबल करना है। 6 साल में डबल करने का मतलब हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 11% होना चाहिए, तब वो होगा, 7% पे नहीं होगा। तो इसलिए या तो हमारा जो 6 साल का टारगेट है वो अगर 7% की ग्रोथ रेट है तो नहीं होगा, वो 11 साल लगेगा, और या 11% की हमारी ग्रोथ हो तब वो हम 6 साल में कर पाएंगे, जो अभी 11% लग नहीं रहा। अगर आप हम एवरेज देखें पिछले 10-12 साल का, तो हमारा ग्रोथ रेट तो सिर्फ 6% ही रहा है। अगर 6% पे हमको दुगना करना है तो कम से कम हमें 12-13 साल लगेंगे। यानी कि ये ख्याली पुलाव एक तरह से है कि हम कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे एक कैच है। वो कैच क्या है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तेज रहा, तो इन्फ्लेशन को अगर हम 7% से जोड़ ले तो 11% हो जाएगा। तो रियल टर्म में हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी नहीं होगी, वो रियल टर्म्स में तो सिर्फ समझिए कि 60% ही बढ़ेगी। तो इसलिए ये दूसरी बात यह है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ आज 7% नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो गिरावट पे है और उसके आंकड़े हमारे जो जीडीपी में जोड़े नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो सरकार कह रही है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7% है, मेरे अनुसार वो इस समय 1-1.5% की ग्रोथ रेट है। अगर 1-1.5% की ग्रोथ रेट मानने को तैयार नहीं होते। अब देखिए ना, उसी रिपोर्ट में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने 2022-23 में 7.2% और 2021-22 में 8.7% की तथाकथित वृद्धि का दावा किया है। बड़ा विचित्र लगता है। और अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि कई युवा भारतीय न केवल बेहतर जीवन की आकांक्षा रखते हैं बल्कि उन्हें यह भी विश्वास है कि यह उनके जीवन काल में होगा। बिल्कुल चार्ल्स डिकेंस के मिस्टर माइकोवर की तरह है, जो गरीब होते हुए बेहतर भाग्य की आशावादी उम्मीद में रहते थे। क्या कहेंगे, युवाओं को ये तो पकोड़े बिकवा रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम एकदम आपको चांद पे ले जाएंगे। जी प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, एक्सपेक्टेशन होना तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी चले, है ना। लेकिन सवाल है कि असली में क्या हो रहा है। असली में तो बेरोजगारी, खासकर जो 15 से 29 साल के बच्चे हैं, जितने शिक्षित हैं उतना ही कम रोजगार है। महिलाएं हैं, उनके पास रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग कहने को तो कुछ भी कह दें अपनी रिपोर्ट में, लेकिन असलियत ये है कि आज बच्चे हताश और निराश हैं, महिलाएं हताश और निराश हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा है इस समय हमारे देश में, और गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे जो अगर बेरोजगारी रहेगी तो फिर परिवार के पास उतनी आमदनी नहीं होगी कि वो अपनी गरीबी को खत्म कर सके। तो गरीबी भी है। सरकार का तो आंकड़ा आ जाता है कि हमने गरीबी कम कर दी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। और वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन को भी अगर आप देखें तो वो बात सही नहीं है जो सरकार कह रही है कि हमने 24 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने आलतू फालतू चीजें ऐड कर दी। दूसरा कि आपने कह दिया कि भाई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पर स्कूल में पढ़ाई तो नहीं हो रही, क्योंकि जब पैंडेमिक के दौरान तो पढ़ाई खत्म हो गई थी, वहां पे तो जो इंटरनेट के द्वारा थी, बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाए। तो ये इनपुट के आधार पे जो है, न कि इसका वास्तविक में क्या असर हो रहा है। उसी तरह स्वास्थ्य में हमने देखा कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग परेशानी में चले गए, कितने गरीब परिवारों को जो ऋण लेना पड़ा अपने जो स्वजनों के जो इलाज कराने के लिए, उनकी हालत खराब हो गई। और इसीलिए अभी भी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें डिमांड काफ़ी तेज़ है, और उसमें भी सिर्फ 50 दिन का काम मिल रहा है, ना कि 100 दिन का काम मिल रहा है। तो हर तरह से देखें तो जो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में वो अभी भी परेशानी में है। कृषक परेशानी में है, वर्कर परेशानी में है। तो अभी हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और युवक जो की आकांक्षा जो है इस प्रकार की है, तो पर फुलफिल होगी या नहीं होगी? क्योंकि कौन नहीं चाहता कि मुझे अच्छा काम मिले, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, शिक्षा ठीक रहे। भारत को 2025 के अंत तक, आपको ही पता होगा कि जिस तरह से ढोल पीटा था इन्होंने कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बना देंगे, हुआ नहीं। 2024 में हम बात कर रहे हैं
और 2019-20 के बजट में इस लक्ष्य के बारे में चर्चा की गई थी कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन बीच में कोविड आ गया, उस महामारी की वजह से लक्ष्य से लुढ़क जाने का एक बहाना बना लिया इन्होंने। अब भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में केवल $3 ट्रिलियन से अधिक है, जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इससे एग्री नहीं है। और यह 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी नहीं बन पाएगी, जो मुझे महसूस होता है। आप इससे पता नहीं कितने सहमत हैं। और सरकार के कई मंत्रियों ने, जिन्हें जमीनी स्थिति का कोई अता पता नहीं है, वो लोग समय समय पर बयान देते रहे कि भारत 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब पता नहीं क्या सोच के, कौन सा अर्थशास्त्र पढ़ के वो लोग आते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जितनी भी सरकारें होती हैं वो अपना प्रोपेगेंडा करती हैं। सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जनता को लुभाने के लिए कि बड़े बड़े वादे करेंगे और ये कहेंगे कि ये इतना हो गया। आपने तो देखा कि जितने वादे किए गए उनमें से बहुत कम जो पूर्ण हुए हैं। जैसे कि रोजगार 2 करोड़ हर साल का रोजगार बनाने की बात थी, 15 लाख रुपए जो लोगों के, गरीबों के जो बैंक अकाउंट में देने की बात थी, और कृषक की आमदनी दुगनी करने की बात थी 2022-23 तक, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात थी। तो ये तो देखिए सरकारें करती हैं, वो लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करती हैं, और हमारा जो मीडिया है उसको आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब मिनिस्टर कुछ कहेगा, प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, इतना भव्य मंदिर है ना, तो कहा गया कि राम राज्य आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि राम राज्य तुरंत आ जाएगा। राम राज्य को लाने के लिए जो हमारे उद्योगपति हैं, जो काला धन की कमाई करते हैं, जो हमारे जो एंटरटेनर हैं, जो एडवर्टाइजिंग गलत गलत चीजों को करते हैं, जब तक कि उनमें बदलाव नहीं आएगा तो ये कुछ होने वाला नहीं है। तो राम राज्य का भी एक प्रॉमिस है, और राम राज्य तो ऐसे नहीं आने वाला जब तक कि हम नीतियां सही नहीं अपनाते हैं। तो इसलिए लोगों, मिनिस्टर्स के कहने का कि $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो देखना है इसकी जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल। आप देखिएगा कुछ दिन में इसको रिलीजियस इकोनॉमिक्स के रूप में प्रस्तुत करेंगे लोग। देखिए राम राज्य आने से कितना धार्मिक अर्थशास्त्र हमारा कितना मजबूत हुआ है, उस दिशा में जाएंगे लोग, बनाएंगे उसको, उस पर काम शुरू कर देंगे। उनका पता नहीं चलता है कब क्या कर दें। अनंत नागेश्वरन ने जो आंकड़े दिए, उससे पढ़ने पर काल्पनिक उड़ान ज्यादा मुझे लगती है। वो ये भूल जाते हैं कि भारत इस समय रेड सी क्राइसिस से गुजर रहा है, जो लाल सागर में जो काफी डिस्टरबेंस है, और वहां ये बता नहीं पा रहे हैं कि भारत का 95% आयात समुद्री मार्ग से होता है, और लाल सागर संकट से देश में इंपोर्ट वाली हर वस्तु महंगी होती जाएगी, जो 2024 में वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि को काफी बढ़ा देगा। और बाजार में जिस तरह का संकट आने वाला है, उसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में क्यों नहीं होती, ये मुझे आश्चर्य लगता है। आखिरी सवाल है प्रोफेसर अरुण कुमार, प्लीज बताएंगे हमें। ऐसा है, देखिए ये लोग खुद ही अपने जो रिपोर्ट है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, इसमें भी मतलब ये कह रहे हैं कि ये लाल सागर की जो परेशानी है, इससे तरह तरह की परेशानियां बढ़ेंगी। अगर दुनिया में मंदी होती है तो उससे भी हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। तो सवाल ये कि दो चीजें हैं, एक तो हमारी अंदरूनी अर्थव्यवस्था कैसे करेगी, और बाहर की अर्थव्यवस्था का हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा। ये दो चीजें हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड कम रही, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जब परेशानी के दौर से गुजर रहा है, तो बाहर की अर्थव्यवस्था ठीक चलने पे भी हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी। तो जो हमारा स्लो डाउन है वो तो अंदरूनी वजह से ज्यादा होगा, बाहर की वजह से भी होगा, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि अंदरूनी अर्थव्यवस्था का पड़ेगा। तो इसलिए हमें तो ये देखना है कि अपनी अंदरूनी व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाना है। उसके लिए जो हमारा जो किसान है, जो गरीब परिवार है, जो हमारा वर्कर है, उसकी हम आमदनी कैसे बढ़ाएं, उसके हाथ में पैसा हम कैसे लाएं ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। जो मतलब सरकार तो कह रही है 7% की बढ़त है, मेरे हिसाब से तो वो 1 या 2% की बढ़त है, तो उसमें जो कंजम्पशन है वो और भी कम बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन को बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है, और वो होगा तो वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर की जो परेशानियां उससे कैसे बचाएंगे। उसके लिए हम अपना जो अंदरूनी व्यवस्था को अगर ज्यादा सुदृढ़ कर लेंगे तो बाहर की अर्थव्यवस्था का असर हमारे ऊपर कम पड़ेगा। अब जैसे कि बाहर की अर्थव्यवस्था में परेशानी आने से हमारे सप्लाई बॉटलनेक बढ़ जाएंगे, हमारा शिपिंग रेट बढ़ जाएगा। तो हमारे अर्थव्यवस्था में जो हमारा
अनाज की उपज है, बाकी चीज़ों की उपज है, वो अगर बढ़ जाएगी तो फिर बाहर से जो आने वाली अर्थव्यवस्था की परेशानियां वो कम हो जाएगी। तो अनाज को हम कैसे ज़्यादा उपज करें, उसके लिए कृषि में क्या रिफॉर्म लाएं कि हम सब क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें। फिर जो असंगठित क्षेत्र है उसकी जो परेशानी है वो जीएसटी की वजह से है, उसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होने की वजह से है, इसको हम समाधान करें तो हमारा जो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेज हो जाएगा। क्योंकि हमारा एमएसएमई का 97.5% जो है रोजगार तो माइक्रो सेक्टर से आता है और माइक्रो सेक्टर ही पिट रहा है। तो माइक्रो सेक्टर को तेज करें, जीएसटी को रिफॉर्म करें, फिर हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हम रिफॉर्म करें, जिससे कि डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन ज्यादा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने से हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो जो बाहर से इन्फ्लेशन आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए हम ये कर सकते हैं। फिर उसी तरह जैसे कि हमारा प्रदूषण बहुत है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा एम्फेसिस दें और प्राइवेट कारों पे कम करें। प्राइवेट कारों पे एम्फेसिस हम कम देंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और डीजल और पेट्रोल की जो खपत भी कम होगी, तो उससे जो हमारा जो इम्पोर्ट है उस पर जो वो असर होगा वो भी है। तो अगर हम चाहें तो नीतियां अपना सकते हैं और तभी राम राज्य आएगा। और वो सिर्फ लाभार्थी बनाने से नहीं करना चाहिए, हमको खुद मतलब जो रोजगार पैदा करके जो हो सकता है उससे करना चाहिए। प्रोफेसर अरुण कुमार और प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि आप दोनों आए, आपने समृद्ध किया अपने विचारों से। TV6 न्यूज नेटवर्क का यह कार्यक्रम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। YouTube पर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा सा अनुरोध है, गूगल पर TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।